फाइनली इंडिया के अंदर जो भी इवेंट्स थे जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था या इम्पोर्टेंट था, वो सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप नज़र उठाकर देखें तो आज वीक का पहला दिन है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इन दो मुद्दों पर आज डिटेल से हम बात करेंगे और यकीन माने इस वीडियो से इतनी हार्ड लर्निंग और इतनी बेस्ट क्वालिटी की लर्निंग आपको मिलने वाली है जिसका जवाब नहीं है। साथ ही साथ द एंड ऑफ वीडियो हम एक क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग उस गलती को कर रहे हैं और कल के डेट में वो क्वेश्चंस रामचरण जी की तरफ से पूछा गया था, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये रिक्वेस्ट मैं बराबर आपसे करता हूँ, और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या ऐसे इवेंट्स थे, कौन कौन से इवेंट्स थे जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था, जब मार्केट के अंदर लगातार गिरावटें हो रही थी तो बराबर एक इवेंट को लेकर बात हो रही थी कि भाई इसके बाद मार्केट के अंदर सुधार हो जाएगा, और वो क्या है, 2025 का बजट के अंदर ये कहा जा रहा था कि भाई बजट आएगा और बजट आने के बाद मार्केट सुधार हो जाएगा। जबकि मैं इस बात को बराबर कह रहा था कि भाई बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कुछ इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश की और बनाया भी है। सिर्फ टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ जो मिल गया है, समझ रहे, 12 लाख रुपए पे जो टैक्स की छूट मिल गई, रिबेट मिलने की जो बात हो गई ना, उसको लेकर इसको ज़्यादा स्पेशल बना दिया गया है। जबकि इस चीज़ को लेकर भी पूरी तरह से मैं क्लैरिटी दे चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि भाई बहुत खास नहीं है। इसलिए भी खास नहीं है कि भाई सेक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया है और उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। सिर्फ 12 लाख की ईयरली कमाई के ऊपर अगर टैक्स में रिबेट आपको मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई 12 लाख ईयरली कमाई करता कौन है। अगर 12 लाख रुपये ईयरली कमाई आप करते तो मुझे लगता है कि आप कहीं और ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे बेटर ये था कि जीएसटी वगैरह के अंदर जो कमी थी उसको कम कर देना चाहिए जीएसटी वगैरह में, या नहीं तो फिर ये करना चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स वगैरह को कम कर देना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हैं उन जगहों पर इन चीज़ों को कम करना चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था जिसके बाद कहा जा रहा था कि मार्केट में सुधार आएगा, बट मैंने नहीं कहा था। मैंने तो बराबर कहा है कि भाई बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है मार्केट के लिए। तो बजट, उसके बाद टैक्स, और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये था कि भाई एमपीसी की जो मीटिंग है फरवरी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होने वाला है, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग से ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ऐसा हो सकता है कि रेट कट हो जाए, और रेट कट होने के बाद हो सकता है कि मार्केट के अंदर सुधार आ जाए। तो फाइनली रेट कट हो भी गया, एमपीसी की मीटिंग हुई, रेट कट भी हो गया, 0.25 बीपीएस के रेट कट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस इवेंट को भी पॉजिटिवली नहीं लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर फ्राइडे को रेट कट हुआ था, लेकिन आज मार्केट की सिचुएशन जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे सही नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में अगर सही हो जाता है तो वो एक अच्छी बात है, अलग बात है। तो फाइनली अभी तो मार्केट की सिचुएशन अच्छे नहीं है। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि भाई कंजप्शन के ऊपर अगर गौर कर लिया जाए तो हमारी मार्केट के सिचुएशन अच्छे हो सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें बजट के अंदर ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा है कि भाई पहले तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया था, मार्केट के अंदर एक तरह से लिक्विडिटी डाली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कंजप्शन के ऊपर फोकस किया गया। तो सरकार का ये कदम बिल्कुल ही बेस्ट कदम है जो कि सराहना चाहिए, जिसका सराहना होना चाहिए। तो मैं ये कह भी रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। लेकिन फाइनली मेरे कहने का मतलब है कि बजट हो गया, टैक्स हो गया, उसके बाद एमपीसी की मीटिंग हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं कि रेट कट वगैरह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कंजप्शन वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिया गया, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर सुधार नहीं आया। तो यहाँ पर आपको दो बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि भाई गिरावट जो हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। कब से हो रही है, 2024 के लास्ट से, मतलब ये समझिए कि अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा, सितंबर वगैरह से शुरुआत, बल्कि सितंबर से पहले से शुरुआत हुआ था, समझ रहे हैं ना। अक्टूबर के बाद तो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने लगा और अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हुई थी एफआईआईज की। तो यहाँ पर मार्केट में लंबे समय से जो गिरावट हो रही है ना, इस लंबे समय की वजह से मार्केट के अंदर बुरी तरह से गिरावटों का सेंटीमेंट बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल की वीडियो में मैंने इस बात को दोहराया था, इस बात को मैंने कहा हुआ था कि सितंबर 2024 से पहले देखें तो मार्केट के अंदर कुछ भी होता था, कुछ भी न्यूज़ आ जाता था तो मार्केट पॉजिटिव ही
ही रिएक्ट करता था, नेगेटिव थोड़ी देर के लिए होता था, थोड़ा सा मोमेंट खराब होता था, उसके बाद फिर मार्केट अपने असली लेवल पर आकर दिखता था। सेम वही चीज़ें आज के डेट में हो रही है कि भाई लंबे समय से मार्केट के अंदर गिरावटों का सेंटीमेंट है और कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, कुछ भी न्यूज़ आ रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट ही हो रही है और आपको वही चीज़ें देखने को मिलती है जो कि बराबर देखने को मिल रही है, यानी पोर्टफोलियो में रेड रेड, समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। दूसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सीखने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और बहुत सारे लोगों के तजर्बे को देखना पड़ता है, उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राकेश झुनझुनवाला हो गया या वॉरेन बफेट हो गए या फिर उसके बाद विजय केडिया हो गए, इस तरह के जो बड़े निवेशक हैं उनकी ज़िंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेकिन मैंने जो पढ़ा है तो वहाँ पर मुझे दो चीज़ें समझ में आई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल इसको आप अगर नोट आउट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेन पॉइंट जो दो मैं बोलने वाला हूँ उनकी ज़िंदगी से मुझे सीखने को मिला है कि ये है कि भाई ऐसा है कि मार्केट कभी भी इमोशन की वजह से नहीं चलता। इमोशन के ऊपर मार्केट डिपेंडेंट नहीं होते हैं और इमोशनली मार्केट को आप नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए आपको। मार्केट हमेशा लॉजिक से चलता है और लॉजिक से चलता है और मार्केट के अंदर आपको लॉजिकली ही काम करना चाहिए। अब देखिए इमोशन का क्या मतलब है, यहाँ पर ये समझ लीजिए किसी भी शेयर को या किसी भी खरीदे हुए शेयर को अगर आप इमोशन की बुनियाद पर बेचना चाह रहे हैं या किसी भी शेयर को आप इमोशन की वजह से खरीदना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये गलत है। अब लॉजिकली वहाँ पर सेट होना चाहिए, लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किसी भी शेयर को मैं खरीद रहा हूँ, किसी भी स्टॉक्स को अगर मैं बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ तो उसके पीछे के लॉजिक क्या है, लॉजिक बोले तो फंडामेंटली वो कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से आपके फोकस होने चाहिए, जो मैंने उनकी बड़े बड़े निवेशक की ज़िंदगी से सीखा है। लॉजिकली यहाँ पर सेट करने का और लॉजिकली देखने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर में है तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मान कर चलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई हेल्थ केयर का फंड है, कोई फंड ऐसा है जो सेक्टरल फंड है और वो हेल्थ केयर के ऊपर है, तो आप ये सोचिए कि भाई आपने हेल्थ केयर का फंड चुना है या चुनने जा रहे हैं, तो आप हेल्थ केयर का फंड ही क्यों चुन रहे हैं, दूसरे सेक्टर का फंड क्यों नहीं चुन रहे? उसके पीछे आपका रीज़न होना चाहिए। रीज़न ये होना चाहिए कि भाई हेल्थ केयर अभी अच्छा चलने वाला है, या कहीं से आपको न्यूज़ मिला हो कि भाई हेल्थ केयर के ऊपर सरकार की या गवर्नमेंट की स्पेशल फोकस रहने वाली चीज़ है, या फिर ऐसा कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो कि भाई हेल्थ केयर आने वाला 2-4 सालों के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। या फिर कोई स्मॉल कैप आप लेते हैं तो स्मॉल कैप बहुत है, बहुत सारे फंड है, लेकिन कई सारे स्मॉल कैप हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं जहां पर रिस्क भी कम है, और कई सारे स्मॉल कैप हैं जो स्मॉल कैप होने की वजह से रिस्क वहां पर, देखिए स्मॉल कैप होने के नाते अगर देखा जाए तो रिस्क हर स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप को स्मॉल कैप से अगर कंपेयर करके देखा जाए तो कुछ ऐसे फंड है जहां पे रिस्क है, रिस्क कम है, समझ रहे हैं ना, उसका रिस्क कम है और वहां पर रिटर्न्स अच्छे बने हुए हैं। तो किसी स्मॉल कैप को आप ले रहे हैं तो वहां पर आप ये देखिए कि भाई उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या आपका रीज़न पास्ट का रिटर्न्स है, या फिर उसके मैनेज करने के तरीके हैं, या फिर एएमसी का जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है, एएमसी भरोसेमंद है, या क्या है, कुछ भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप किसी स्मॉल कैप को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर विदाउट रीज़न, विदाउट लॉजिक आप किसी सेक्टरल फंड को लेते हैं या फिर किसी स्मॉल कैप या किसी और भी कैटेगरी के फंड को लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, और इसी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को लॉस करते हैं। तो फाइनली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी बड़े निवेशक हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब उनको आप देखेंगे, उनके तरीके को समझेंगे, तो आपको यही चीज़ें निकल कर आती हुई दिखेगी कि भाई कभी भी हमें किसी स्टॉक को या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को या किसी भी स्कीम को जब हम लेते हैं तो वहाँ पर उसको लेने के पीछे लॉजिक होना चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, या किसी के देखा देखी से नहीं होना चाहिए, या किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर ऐसा आपने किया तो 100% आप लॉस करेंगे। अब देखिए लास्ट में एक सवाल आता है कि भाई आखिर मार्केट होगा कब सही, जब सारी ये इवेंट्स गुजर गए तो अब मार्केट सही कब होगा? तो होगा, बिल्कुल होगा, और धीरे धीरे करके होगा, आहिस्ता होगा। कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ पर मैंने कहा था कि भाई ये कोई मैजिक नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मैजिक वर्क नहीं करने वाला है और न करता है मार्केट के अंदर। यहाँ पर धीरे धीरे हालात सही होंगे, इसको होने में 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी जा सकते हैं। 2-3 महीने तो आप पकड़ कर चलें कि भाई इतना टाइम तो लग ही जाएगा, समझ रहे हैं, इसको सही होते होते। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको क्लियर हो
हो गई हो। अब एक सवाल आता है जो कल के डेट में पूछा गया है रामचरण जी की तरफ से कि भाई पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम 15-20 फंड रखते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उनके कहने का मतलब यही है लगभग। तो वहाँ पर कमेंट में मैंने रिप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमेंट में पूरी बातें नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत लंबा लिखना पढ़ना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड है तो एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट के अगर ज़्यादातर इंडाइसेस के अंदर अगर आपने निवेश करके रखा है तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा मार्केट के बहुत सारे फंड आपने लेकर रखे हुए हैं तो आपके रिटर्न्स बिल्कुल इंडेक्स की तरह हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो रिटर्न्स एवरेज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो स्मॉल कैप की अगर खासतौर से बात की जाए तो स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग के सवाल तो कम रहते हैं, ओवरलैपिंग होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि भाई लार्ज कैप में और मिड कैप में तो वहाँ ओवरलैपिंग का भी डर रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ओवरलैप होने से भी आपके रिटर्न्स खराब होते हैं। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर आपने फंड लेकर रखा हुआ है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कहते हैं ना कि कम से कम 4 महीने 6 महीने पे आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये चीज़ों को फाइंड आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होगी और टाइम कंज्यूमिंग वाला मामला हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखने चाहिए। और दूसरी बात जो कि बहुत फाइनल और क्लियर कट बात मैं बोल रहा हूँ, दो पोर्टफोलियो अपने सामने रखिए। एक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें सिर्फ 5 से 6 फंड है और वो 5 साल से तक निवेश करते रहिए, और दूसरा पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें 15 फंड है, 20-25 फंड है और उसमें भी 5 साल से निवेश हो रहा है, मतलब दोनों में 5 साल से सेम अमाउंट निवेश हो रहा है। आपको जितना अच्छा रिटर्न्स 5 से 6 फंड वाले पोर्टफोलियो का दिखेगा उतना अच्छा रिटर्न्स 20 से 25 फंड्स वाले स्कीम वाले पोर्टफोलियो का नहीं दिखेगा, या नहीं तो फिर बराबर हो जाएगा। ये क्यों होता है पता है आपको? नंबर ऑफ फंड्स होने से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपकी परेशानी ज़रूर बढ़ जाती है। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और बहुत मेहनतों के बाद हम ये पढ़ने लिखने के बाद तब जाकर सोच समझ कर हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करके हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बस प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऑल द बेस्ट। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।